तो आज ये जो क्लास है आप सबकी एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क अगस्त 2022 की। और हम लोग यहाँ आज जो चर्चा करने वाले हैं ये 5 दिसंबर 2021 में सोशल वर्क द्वितीय प्रश्न पत्र, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे जो 5 दिसंबर 2021 को आया था पेपर, और ये सोशल वर्क का है। अच्छा, एक आध प्रश्न आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो सिलेबस से हट के होगा। जैसे हमारे सामने पहला ही प्रश्न है ISO, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है ISO 9000 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आपको मैं बता दूं, ये 9000 की उत्पत्ति, इसका सही जवाब होगा यूके। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा की गई है इसके, और ये ISO का पूरा नाम है। ISO का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की उत्पत्ति जो है 9000 की उत्पत्ति यूके में की गई है। और इसका मतलब यह है कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के मानकों का एक वर्ग बताया गया है। ये पर्याप्त रिकॉर्ड रखना, सुधारात्मक कार्य करना, दोषों के लिए उत्पादन की जांच करना, निरंतर जो है सुधार की सुविधा प्रदान करना, यही है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ठीक है, पहली बार 9000 को जो लाया गया था वो लाया गया था 1987 में। कब? 1987 में पहली बार। और 9001 ISO 9001 प्रमाण पत्रों के लिए शीर्षक में 10 देशों में, अगर मैं बात करूं 2014 के अनुसार, जिसमें भारत का 5वां स्थान था। ठीक है, और ये संस्करण के रूप में आया है। पहली बात अगर हम करें 9000 के बारे में, तो एक पहला संस्करण में आया था 1987 में, दूसरा आया 1994 में, तीसरा आपकी बात करूं 2000 में आया था, चौथा आपकी बात करूं तो 2008 में आया था, जो 5वां अगर हम बात करें 2015 में आया था। ये संस्करण के रूप में आया था। ठीक है, और ये आया था आपका यूके में सबसे पहले। आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यहाँ पे यूके, यही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक अपवाद है कि एनटीए यूजीसी नेट एकाध प्रश्न तो तय है कि सिलेबस से हट के देता है। अच्छा जी, हाँ 26 यहाँ पे जो कई जो है ISO कई भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2600 भी है आई थिंक, जो है मानवीय विकास के लिए सब जाता है हम लोग। नहीं, ये ऑलरेडी अगर हम बात करें, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकृत संगठन, और ये आपका जो है ना क्या आप क्या बोल रहे थे, मैं देखो भूल गया। 2600 1800 ऐसे करके पूछते हैं किसके लिए है, तो उसमें दिया रहता है। संस्करण की बात करते हैं कि वो अलग अलग देखो, संस्करण है, कोई भी पूछ लेते हैं कि ये किसके परिप्रेक्ष्य में है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब अभी देखो, मेरी बात आप समझे नहीं। मैंने आपसे एक चीज बोला कि अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए एक बार आप सभी लोग। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये एक प्रश्न यूनिक है, इससे संबंध में और ऐसी थोड़ी ना कि अगली बार नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देगा आपको। लेकिन हाँ, आपका यहाँ पे पूछना ये जायज़ था कि आपने सही पूछा कि एक आपका 2600 बताया आपने, 1800, हाँ, और एक 3600, एक 3600, और एक 9000। 9000 तो यूके से आया है, 9000 तो यूके से ही आया है। उसमें वो अलग अलग बताया, मानवीय विकास और सब कुछ बताया सर। ठीक है, 2020 से 2018 के पेपर में है सर शायद तो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 2020 के पेपर में ये थोड़ी ना है। नहीं नहीं, 2020 के पेपर में ये नहीं है। आप केवल इतनी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानकी जो संगठन है, ये बेसिकली इसकी उत्पत्ति शुरुआत से कहाँ हुई है, तो यूके से स्टार्ट किया गया था, 1987 में लाया गया था। ठीक है, 1987 में ये चर्चा पर चर्चा किया गया था। हाँ, इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे अभी आपने 3600 का नाम लिया है। ठीक है, 3600, हाँ ये 3600 कहाँ से, USA का है। ठीक है, USA का है, आप ऐसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, मानकीकृत राष्ट्रीयकरण जो है संगठन। ठीक है,
और इसकी तो जो है स्थापना कब हुई है ISO की? 47 में हुई है सर। हाँ 1940, 1947। हाँ 1947 में इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसकी वो यूके में। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है एक प्रकार से गुणवत्ता प्रबंधन है, प्रणालियों में मानकों का एक वर्ग है, पर्याप्त रिकॉर्ड रखता है, ये सभी में रखता है। चाहे आप बात कर ले 3600 का, चाहे आप बात कर ले 8000 का, ठीक है, जिसका भी आप बात करेंगे उसी के अंतर्गत आता है ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। इसको आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के लिए। हमारे सामने नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धांत किसने दिया है? स्पेंसर। निधि देखो बुला रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ सर। क्वेश्चन बताइए, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? स्पेंसर है सर। ओके, विकास सिद्धांत और हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। समाज का विकास सरल, समान, समरूपता से जटिल, भिन्न, विविध तक क्रमिक विकास का एक उदाहरण माना गया। और इन्होंने जो बताए 4 अवस्था बताई थी। एक सरल समाज बताया, एक मिश्रित समाज बताया, एक दोहरी मिश्रित समाज बताया, एक तिहरा मिश्रित समाज बताया था। तो हर्बर्ट स्पेंसर का ये शब्द है, सरल समाज है ना, मिश्रित समाज, ठीक है, और दोहरी समाज, और तिहरा, या आप तिहरी भी कह सकते हैं, तिहरी समाज। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे समाज का विकास सरल और समान, समरूपता से जटिल और भिन्न विविधता तक के क्रमिक का विकास को उदाहरण माना गया, ठीक है। इसमें आपको बता दूं, नाम आता है कभी कभी सामाजिक परिवर्तन में विकासवादी सिद्धांत को लेकर ना, दुर्खिम का भी। लेकिन दुर्खिम कहाँ होगा आपको बता दूं, दुर्खिम का जो सिद्धांत था सबसे ज़्यादा फेमस आत्महत्या का सिद्धांत था, जो 1897 का था। श्रम का विभाजन का सिद्धांत इस्माइल दुर्खिम का था, जो 1893 का था। 93। सामाजिक तथ्य का सिद्धांत था दुर्खिम का, जो 1895 का था। ठीक है। सेरोकिन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस पर्सन है सेरोकिन। सांस्कृतिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन। इसकी एक किताब था सोशल कल्चर। हाँ, इसमें संस्कृति के 3 ऐसे अवस्था बताए जो MPPSC में पूछा गया प्रश्न था। भावात्मक, चेतनात्मक, आदर्शात्मक। ये 3 शब्द थे किसके? सेरोकिन के। हाँ, अच्छा, डेरेंडॉर्फ के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इन्होंने धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत दिया था। जैसे जैसे समाज सरल से जटिल होता है, वैसे वैसे नैतिकता का घनत्व बढ़ता जाता है। ये स्टेटमेंट है डेरेंडॉर्फ का, धर्म का प्रकारवादी का। सर ये तो दुर्खिम का है ना ये स्टेटमेंट तो? नहीं, सत्ता का सिद्धांत ये भी तो उसमें नहीं है। अच्छा, सॉरी। हाँ ठीक है, आप कर लीजिए। दुर्खिम का स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट जवाब दुर्खिम का है। डेरेंडॉर्फ का क्या है? संघर्ष का सिद्धांत है। हाँ, संघर्ष में सत्ता संबंधों के आधार पर बताया। सत्ता के संबंधों पर बताया था। वेरी गुड। सत्ता संरचना जो जटिल प्रत्येक सामाजिक संगठन होता है वो अभिन्न होता है। तो ये बताया था, ठीक बताया। तो समाज के समाजीकरण का सिद्धांत को संरचनात्मक प्रकारवाद के समरूप माना था डेरेंडॉर्फ। और सत्ता के बारे में आपको पता ही, सत्ता से संबंधित बताया था ये, शक्ति से। और समाज के बल का प्रमेय का सिद्धांत दिया था इसमें, संघर्ष के सिद्धांत में, है ना। समाज के बल प्रमेय का सिद्धांत दिया था, ठीक है। हाँ सर, समाजीकरण और बल प्रमेय। हाँ सर।
1895 में आप लिख लीजिए सामाजिक तथ्य का सिद्धांत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़िए। देखिए, ग्रुप डायनेमिक्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? अब सबके कर्ट लेविन। हमने सारे के सभी के बारे में बात कर रखा है। कर्ट लेविन, कर्ट लेविन यानी अच्छा 1940। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आंसर गिवन, इस पे मत जाइएगा आप सभी लोग, ठीक है भाई, इस पे मत जाइएगा। तो कर्ट लेविन ने सन 1940 में क्या दिया था? फील्ड थ्योरी, उपागम से उपागम, परिहार से परिहार, परिहार उपागम, ऐसे द्वंद्व होते हैं, संघर्ष होता है ग्रुप डायनेमिक में। समूह गतिकी किसी एक समूह या विभिन्न समूहों के व्यवहार और उससे संबंधित मनोविज्ञान प्रक्रियाओं को समूह गतिकी ही कहा जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किसी एक ही समूह या विभिन्न समूह के व्यवहार या उनसे संबंधित मनोविज्ञान प्रक्रियाओं का समूह ही गतिकीय समूह कहा जाता है ना? तो याद रखिएगा आप लोग इसके बारे में। अच्छा, इस्माइल दुर्खिम के बारे में अभी मैंने बताया है, बार बार क्या बोलूँ, वही स्टेटमेंट आता है आपका। विलियम उंट, थोड़ा सा एक नया नाम मिला आपको अभी। तो विलियम उंट जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं विलियम उंट। विलियम उंट जो है प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिंग विश्वविद्यालय में स्थापित किया था सन 1879 में। लिप्जिंग विश्वविद्यालय पूछा भी गया एग्जाम में है। इसका अगर कोई बुक फेमस वगैरह रही है तो एक किताब रही थी 1911 में, मनोविज्ञान का परिचय, सबसे पहली किताब थी इसकी, परिचय, है ना। और अगर हम बात करते हैं तो 1916 में लोक मनोविज्ञान के तत्व दिया था, लोक मनोविज्ञान का तत्व इसने दिया था। अगर हम बात करते हैं 1904 में तो शारीरिक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था, शारीरिक मनोविज्ञान का। और 1904 में उसी समय इवान पैट्रिक पावलोव ने अपनी थ्योरी विकास की थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, ये तीन बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। विलियम मैकडूगल की बात करें अगर हम लोग, मालूम होना चाहिए आप लोगों को 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा किया था। क्या चीज? ये आपने बोला था ना आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, प्रायोगिक जनक, और उसके बाद क्या बोला था एक लाइन? प्रथम प्रयोगशाला था 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दिया थी, 14 मूल प्रवृत्तियां थी। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, विषाद, संरचनात्मक, भावना, एकीपन, जो है एकाकीपन, कामुकता, इसी तरीके की थी। कुल टोटली मिला जुला के 14 थी। संवेग का अर्थ बताया था उत्तेजित अवस्था। संवेग का क्या अर्थ बताया था इसने? उत्तेजित अवस्था। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, उत्तेजित अवस्था बताया था संवेग का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारे सामने, कौन सा क्वेश्चन था ये? आप लोग लिखते जाइए। थर्ड था, तीसरा सर, तीसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं मिलेंगे आपको, है ना, याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए, ये देखिए टकमैन का स्टेटमेंट है, सन 1963। टकमैन क्या क्या आता है? फॉर्मिंग, हाँ, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्मिंग। अब यहाँ पे आप देखिए जरा कि फॉर्मिंग है, स्टॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग है, एडजॉर्मिंग है। नॉर्मिंग की जगह पे क्या लिख दिया इसने? डब्ल्यू। यही काट दीजिए तो ABDE। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे मिलेगा वही सही हो जाएगा। ABDE, पहला ही सही, हाँ, आपका यहाँ पे पहला वाला ही सही। यहाँ पे आपको बताऊँ, वेल्स ने भी बोला था, आपको मैंने बताया है 1950 में दिशा निर्धारण मूल्यांकन के बारे में बात किया था वेल्स ने। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कैलिंग के बारे में 1972 के बारे में। कितने भागों में दिशा निर्धारण, विरोध, समझौता, घनिष्ठता, समापन बताया था?
ठीक है, नहीं नहीं 5 ही आता है। ट्रेकर की बात अगर हम लोग करते हैं, ट्रेकर ने जो है 1972 में बोला था। प्रारंभ बोला था, समूह भावना का आविर्भाव बोला था, मित्रता का विकास, सशक्त समूह, समूह भावना का पतन, ये ट्रेकर का था। गारलैंड की बात किया था हम लोगों ने, जो है कोलंडनी का नाम बताया था हम लोगों ने, 6 भागों में इन्होंने डिवाइड किया था। मान्यतापूर्ण था, अधिकार नियंत्रण था, घनिष्ठता था, अलगाव था, विभाजन था और समाप्ति था। तो ये आप लोग भी इसको भी ध्यान रख के चलिएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथे का पहला सही हो जाएगा। ये प्रश्न देखो मैंने आप सबको करवा चुका हूँ, है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये भी मैं करवा चुका हूँ। मैरी रिचमंड के प्रमुख लेखों का कालक्रमानुसार दर्शाइए। फ्रेंडली विजिट जो है विजिटिंग अमंग द पुअर 1899 का आ जाएगा। सोशल डायनामिक जो है 1917 आ जाएगा। व्हाट इज सोशल केस वर्क 1922 आ जाएगा। तो इसको हमें कालक्रम के अनुसार दर्शाना था, तो हमने कालक्रम तो दर्शा दिया है। अब ए बी सी जहाँ पे होगा वही सही माना जाएगा, है कि नहीं। पहला है सर। ऑप्शन नंबर देख लो एक बार, पहला ए बी सी लिखा हुआ है, इसलिए पहला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा गौर करिएगा। कल किसी बच्चे ने भी मेरे से लखनऊ वाला पूछा था, मैंने बताया था 2014। अगर अब एग्ज़ाम में ऑप्शन में 2014 रहेगा तो आप उसको जरूर जो है कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क लखनऊ को लेकर करिएगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी को लेकर। तो 2014 का ही चुनाव आप सभी लोग करेंगे, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो प्रश्न 2021 में पूछा गया तो ऑप्शन में 2014 था नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए। देखिए इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क या कहाँ का है, TISS का है भाई, जो 1936 में जिसकी स्थापना की गई थी TISS का, उसी का है ना ये 1970 में। और ये इसको इन शॉर्ट में क्या बोला जाता है, IJSW, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क। और इसकी स्थापना कब लाया गया था या कब किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है 1940 में। कब, 1940 में। अब आपने 1940 भी आप यहाँ पे साइड में लिखते रहिएगा। जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड जो है एक्शन की बात करें अगर हम लोग, इसको इन शॉर्ट में क्या बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पे SWERA, ठीक है। सोशल वर्क है ये, एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन इसको बोला जाता है इन शॉर्ट में इस तरीके से। ये आया था 2015 का था, ये है 2015 का। और ये आपको मैं बता दूं, ये जानते हो किसके तहत लाया गया था, आपको बता दूं, नेशनल एसोसिएशन, नोट करिएगा यहाँ पे, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया, इसकी स्थापना जो है 2005 में किया गया था। और इसी के तहत जो है जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन को लाया गया था। और कब लाया गया था, 2015 में। कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क लखनऊ में अभी जो देखो, ये एक्चुअली क्या मैंने बताया आपको, ये जनरल है। तो अभी जनरल 2014 में जो है क्या किया गया, प्रकाशित किया गया है एक इसका। अब ये प्रश्न 2014 का था नहीं, लेकिन इसने पूछा था प्रारंभ में, इसने पूछा था ऑप्शन में प्रारंभ में। तो प्रारंभ में कब लाया गया था, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना 1961 में हुई थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, LU की, इसकी स्थापना 1961 में हुई। 1949 आया था ना। अरे वो आप लखनऊ सोशल वर्क की बात कर रहे हैं, समाज कार्य की। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, मैं समाज कार्य थोड़ी ना जोड़ रहा हूँ उसमें, मैं यूनिवर्सिटी को जोड़ रहा हूँ। बात को 1961 ये जब आया उस समय, उसी दौरान में 1961 में, तो उसके एक साल बाद 1962 में कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क की स्थापना की गई थी। 1962 की जो है ये जनरल है, ठीक है, 62 की। पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क की स्थापना की बात अगर हम करें, जनरल लाने की बात करें अगर हम लोग स्टार्ट करने की, तो 1984 है ये। और ये जानते हैं किसका है, कॉलेज ऑफ सोशल वर्क निर्मला निकेतन का है। मालूम है, देखो म्यूट हो जाइए, आप म्यूट नहीं है, म्यूट हो जाइए। कॉलेज ऑफ सोशल वर्क निर्मला निकेतन की, जिसकी स्थापना 1955 में किया गया था। कंफर्म हो गया। अब मुझे इसका ऑप्शन मिला के बताइए कौन सा सही जा रहा है। डी सर, डी तो ऑप्शन दिखाई भी नहीं दे रहा है। अच्छा, आपने देख लिया होगा ABC नहीं है तो D ही होगा। ओके चलो, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक का जो है 4 मिला है आपको, ठीक है, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, तीसरे का, ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ये डी वाला। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने कौन से नंबर का प्रश्न है ये, आप लोग बताइए, बताते भी रहिए। 7 नंबर। 7 नंबर का, हाँ 7 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने है, और ये आपसे कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है, जो 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। बेसिकली मैं आपको इसका उद्देश्य बताता हूँ। एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लोगों को, ठीक है, और वाहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की बात करता है ये। और मैं आपको बता दूं, ये सभी के लिए नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इस बात को तो आप सभी लोग ध्यान भी रखिएगा, ये सभी के लिए थोड़ी ना होता है ये। हाँ, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये जो कवर करेगा वो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, उसके तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% लक्ष्य रखता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर। यह उनका कवर करने की कोशिश करता है। समग्र तौर पर अगर हम बात करें, देश की कुल आबादी 67% हिस्से का कवर करता है ये। तो आप जरा मुझे बताइए, तो जब ये 67% को कवर कर रहा है तो पूरा कहाँ किया? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये पूरे को कवर नहीं करता है, सभी के लिए नहीं होता ये। मेरी बात समझ रहे, मैं कहाँ से बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से? नहीं समझ में आ रहा? देखो, यहाँ पे अंत्योदय अन्न जो है एक योजना था, इसको कवर किया इसने। राज्य सरकार के अकॉर्डिंग जो लक्ष्य सार्वजनिक वितरण था, उसके तहत किया गया प्राथमिक कार्य किया इसने। प्रावधान इसने 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन की भी प्रावधान इसने किया। खाद्यान्न और भोजन की आपूर्ति के लिए स्थिति में भी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देने की भी बात इसने किया। गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान बच्चे के जन्म से या जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान करने का प्रावधान यही राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम कराए। चुनौतियों को भी इसने एक्सेप्ट किया है। जैसे कोविड की बात कर ले, कोरोना वायरस महामारी के दौरान कवरेज की अनुपात में कमी करना और समाज के गरीब वर्गों पर दोहरा बोझ यानी बेरोजगारी और खाद्य असुरक्षा, ऐसी भी इसके सामने चुनौतियां मिली थी, उस पर भी इसने काम किया। अब ये जब मैंने बोला आपसे, तो आप मुझे बताइए, साफ शब्दों में मैंने शुरुआत में एक लाइन बोला था, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो बताइए इसमें कौन सा है? सी। क्या आपने बोला है? फिर से बोलिए। टीपी टोटल, यहाँ पे जो है आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 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 यही आपका सही होगा। टी 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 पी टी एस, इसका पूरा नाम ये भी आप कर सकते हैं, है ना? जी, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाँ हाँ, अच्छा, टारगेट मैं टोटल लगा लिया। इंग्लिश में हाँ, यहाँ पे देखिए सी वाले, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। याद रहेगा ये प्रश्न, या समझ में आ गया? अच्छा, ये जो कवर करता है समग्र तौर पर देश की कुल आबादी 67% कवर करता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अंत्योदय योजना इसी के तहत भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये प्रश्न कल किसी ने पूछा भी था कि संस्था में एक प्रबंधन के द्वारा समाधान के तरीके को व्यवस्थित जरा करिए। भाई, आपने नाम सुना है वैकल्पिक? हाँ मैडम, नहीं। ओके ओके, वैकल्पिक आपने सुना है? ADR, अल्टरनेटिव वैकल्पिक विवाद, हाँ,
वैकल्पिक विवाद पे बात करने वाली की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे ऐसी कंडीशन पर, तो पहला आता है विवाचन। और विवाचन जो है आपको रिप्रेजेंट करेगा। विवाचन के बाद ही अगर हम बात करें तो समझौता। विवाचन एक प्रकार का वार्तालाप होता है, मैंने शुरुआत में बताया था, जिसको मैंने एक नाम दिया था सामूहिक सौदेबाजी। सामूहिक सौदेबाजी। तो यहाँ अगर हम चर्चा करेंगे तो पहला आपका ये पॉइंट तो सही हो जाएगा, सांधी वार्ता पहले नंबर पर सी। फिर मैंने आप लोगों से क्या बताया था, समझौता। उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला था, नहीं समझौता। यहाँ पे देखिए ना क्या होता है, समझौता। समझौता उसके बाद आपका समझौता एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे तीसरी पार्टी विवाद में फंसी पार्टी के समझौते से अपना विवाद हल निकालने की बात करेगा। अब इन्होंने अब स्वयं कर रहे थे संधिकर्ता में, लेकिन नहीं हुआ मित्रता, तो फिर समझौता आ गया। फिर आ गया समझौता, हाँ, थर्ड पर्सन का। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद आता है मध्यस्थता। मध्यस्थता, लेकिन मध्यस्थता नहीं है, ठीक है, मध्यस्थता नहीं है। फिर उसके बाद पंच निर्णयन। निर्णयन, पंच निर्णयन, है ना, बोलिए। पंच निर्णयन। और पंच निर्णयन के बाद आपका आ जाता है अधिनिर्णयन। अधिनिर्णयन अल्टरनेट में भी बीच बचाव समझौते के बाद आ जाता है, जिसे पंच निर्णयन में ही बीच बचाव कह देते हैं। मुकदमे के अगर हम बात करेंगे निपटारा या मध्यस्थता की बात हो जाती है। लोक अदालत भी आता है, फिर विवाचन की मध्यस्थता आता है। फिर उसके बाद अगर आपको एक शब्द बता दूं, मेंडोला। मेंडोला का नाम सुना? मेंडोला एक टेक्निक है, और मेंडोला क्या होता है कि बातचीत करने वाला व्यक्ति विवाचन की जगह लेता है और बिना पक्षपात के काम करता है। ऐसा व्यक्ति विवाद से जुड़ी पार्टियों से चर्चा और प्रयास करने के दौरान किसी बीच के रास्ते पर पहुंचने का प्रयास करता है, उसको मेंडोला का नाम देता है। मेंडोला, ये भी शब्द इसी का है। मिनी ट्रायल भी कहा जाता है। मिनी ट्रायल मतलब होता है छोटी कार्रवाई। ये भी एक प्रकार से कार्य होता है। ये या जब सरकारी मुकदमे से अलग होता है, हालांकि थोड़ा सा विवाद से जुड़ी जो भी पार्टियां होती है एक स्वतंत्र व्यक्ति को चुनती है, उसको बोलते हैं मिनी ट्रायल, चुनते हैं लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप जरा मुझे बताइए, पहले तो सी आया, फिर डी आया, फिर बी आया, फिर ए आया। अब ऑप्शन में देखिए जरा कहाँ पे है, सी डी बी ए। सी में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में समाज कार्य का जुड़ाव डैश स्तर पर होता है। देखिए जी, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सर देखो ना सर, ऑप्शन सबसे पहले डी आ रहा था ऑप्शन सी में। CDBA है ना, सी तीसरा ऑप्शन सी है सर, CDBA। हाँ, ऑप्शन सही तो है। ऑप्शन सी नहीं आ रहा ना, पहले डी आ रहा पहले सर। पहले डी आ रहा है। पहले संधि करोगे, पहले समझौता कैसे करोगे? पहले मित्रता आपस में कर लीजिए, आपस में ही संधि कर लीजिए। नहीं होता है तो फिर आप नहीं है, हाँ, वो अलग समझ रहे हैं सर, वो समझ रहे हैं ABC करके ऑप्शन लिखा है, लेकिन ऑप्शन ABC नहीं लिखा है उसमें, ये बताइए उनको। अच्छा, ये देखो ऑप्शन यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ऑप्शन जो ए है, ए के सामने ये 4 ऑप्शन दिया है, बी के सामने ये 4 पॉइंट्स है, सी के सामने ये 4 पॉइंट है, और डी के सामने ये 4 पॉइंट है, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। कूट वाला है ना, कूट वाला है। औद्योगिक क्षेत्र में समाज कार्य का जो क्षेत्र है वो जुड़ा कैसे है, ये प्रश्न आपके सामने है। देखिए एक औद्योगिक समाज होता है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए सैन्य समाज के विकास के बाद ना औद्योगिक समाज का प्रारंभ हुआ था सैन्य समाज में, और सैन्य समाज में शासक वर्ग अपनी जो है संपूर्ण शक्ति और धन सैनिक संगठन पर व्यय करता था। इसका उद्देश्य ये था कि सैन्य बल को प्राप्त करना और उसे बढ़ावा देने की बात करता था। तो इसका जुड़ाव कैसे स्तर हो सकता था, ऐसे लेवल पर अगर हम बात करते थे तो उस समय, तो वहाँ पे अगर हम चर्चा करेंगे तो एक स्वैच्छिक सहयोग की बात होती है।
एक व्यक्तियों में व्यक्तिगत अधिकारों को दृढ़ता मानने की बात होती है। सरकार के राजनीतिक नियंत्रण से अधिक क्षेत्र को अलग रखने की बात करता है ये। तो ऐसे में स्पेंसर जी का यहाँ पर मानना भी था औद्योगिक क्षेत्र को लेकर, समाज कार्य को, जुड़ाव को लेकर। तो वो बेसिकली माइक्रो मैक्रो के लेवल पर था। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, बृहद और लघु की बात करना। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में समाज कार्य का जो जुड़ाव है वो व्यापक भी है और छोटा भी है, बड़ा भी है और व्यापक, यानी अगर हम बात करें बड़े स्तर पर भी है और छोटे स्तर पर भी है, सबसे छोटे स्तर पर भी है। तो औद्योगिक क्षेत्र में समाज कार्य का जुड़ाव इस तरीके से है। और याद रखिएगा ये फैक्ट पर आधारित है, कहीं औपचारिक और औपचारिकता नहीं, तो कोई नियम वगैरह नहीं है कि इस तरीके से उसमें फॉलो किया जाए। कोई अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे इंटर में जो है मोरल की बात या एक्स्ट्रा मोरल की बात ऐसे भी चर्चा नहीं किया गया है। और जो है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ऐच्छिक और अनैच्छिक की बात भी नहीं है। जो औद्योगिक क्षेत्र है, समाज कार्य का जुड़ाव जो है वहाँ पे आपको बता दूँ बड़े लेवल पर भी है, छोटे लेवल पर भी है। ठीक है, ये एक फैक्ट पर आधारित है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही रहेगा। यहाँ पे ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम लोग? 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ प्रश्न है कि भारत में सबसे चाइल्ड लाइन, आप लोग लिख नहीं रहे हो ना कॉपी पर? सर 10 नंबर का क्वेश्चन है। सर ये 10 होगा सर। अच्छा 10 नंबर का। हाँ, ये अगर हम 10 पे बात करते हैं तो भारत में किसने चाइल्ड लाइन कार्यक्रम की शुरुआत और उसकी स्थापना की? जीरो बिल्लो मोरिया। आपको यहाँ पे मैं 2-3 बातें बताऊंगा, केवल इसी के संबंध में आप याद रखिएगा। आपको बता दूं चाइल्ड लाइन सेवा है 1098। ये भी प्रश्न आता है चाइल्ड लाइन सेवा को लेकर। दूसरी बात, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1990 के दशक में। 1990 के दशक में इसके संस्थापक कौन रहे हैं? जीरो बिल्लो मोरिया रहे हैं। बता दूं भारत में सड़क पर रहने वाले बच्चों के साथ काम करना शुरू किया और देखा कि अधिक संसाधन तक पहुंच की जो आवश्यकता है वो इन बच्चों के लिए, तो इसीलिए चाइल्ड लाइन एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया 1990 के समय में। और यह कार्यक्रम जीरो बिल्लो मोरिया के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही रहेगा। तो यहाँ पे जरा देखिए, जो ईयर है ये हाँ। ये 1996 दिखाता है विकिपीडिया में। 1996 दिखाता है। हाँ सर 1996। 1996 नहीं, अभी मैंने जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो 1990 है, 1990 का दशक है। एक बार अगर आपके पास है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रुप में डालिए, थोड़ा सा मैं भी देखता हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान ये रखिए कि 1990 का दशक है जो है इसकी स्थापना की गई थी चाइल्ड लाइन भारत का। ठीक है, भारत का। आगे बढ़िए, आपको मैं पढ़ा रखा हूँ UNHCR के बारे में। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, बताइए जरा। इसका जरा बताइए मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। बहुत बढ़िया, ये आपने सही जवाब दिया है, जिनेवा में। और ये यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय, जो 3 दिसंबर 1949 को, कब याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1949 की इसकी जो है स्थापित किया गया। और उसके बाद ये पूर्ण रूप से 14 दिसंबर 1950 को ये क्या हो गया, लागू हो गया। और ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय बनाया गया है। और ये काम करता है शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति आपात राहत पुनर्वास सहायता देता है। ये UNHCR है ना, शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति आपात राहत पुनर्वास सहायता देता है। ये आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय। ठीक है,
ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही चला जाएगा, जिनेवा इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बर्टलेट के अनुसार बताइए जरा, लोगों की समायोजी क्रिया और वातावरण की मांग के बीच अंतःक्रिया डैश है, अंतःक्रिया डैश है। कार्यकरण होगा, फंक्शन है। सारे कारण से अच्छा अच्छा। डी फंक्शन। अगर मैं बात करूं आपसे, जो आपने बताया अभी फेडरिक बार्टलेट, क्या नाम इसका पूरा है, फेडरिक बार्टलेट। बार्टलेट की एक किताब आई सन 1958 में, जो लोगों की समायोजी क्रिया और वातावरण की मांग के बीच में अंतःक्रिया पर चर्चा किया। उसका नाम बताया सामाजिक कार्यकरण, जिसको आप लोग कहते हो सामाजिक जो है क्रियात्मक फंक्शन, जिसको आप बोलते हो। ठीक है, और ये 1958 का है। यहाँ पर प्रायोगिक और सामाजिक अध्ययन किए गए थे, प्रायोगिक और सामाजिक अध्ययन किए गए थे। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक और इसकी किताब का नाम चर्चा करूँगा, मनोविज्ञान और आदिम संस्कृति। मनोविज्ञान और आदिम संस्कृति, ये किताब जो लाई गई थी, ये किताब लाई गई थी 1923 में, 1923 में। और एक किताब थी तर्क में अभ्यास, और तर्क में जो अभ्यास था, ये किताब भी बार्टलेट की थी, जो लाई गई थी 1913 में। तो ये 3 फैक्ट आपको मिले हैं, इसको भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो सामाजिक समायोजन की बात नहीं है, ठीक है, ये बार्टलेट की किताबों के, देखो अब प्रश्न में अगर कोई अलग ऑप्शन होता, दुर्खिम वगैरह का होता, जिन प्याज वगैरह होता है, तो हम लोग इधर चलते। ठीक है, कल्चर वगैरह की बात होती तो फिर सामाजिक संगठनता पे चलते हैं, शक्ति पे चलते हैं, लेकिन प्रश्न में केवल बार्टलेट पूछा है, तो बार्टलेट के अनुसार चलिए आप। केवल फेडरिक बार्टलेट केवल यही बात करता है सामाजिक कार्यात्मकता में, और ये बात है आपकी बता दो, अगर हम प्रायोगिक और सामाजिक अध्ययन 1958 की। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा यहाँ पे, बार्टलेट की, बार्टलेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया आपके सामने, 13। 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, सूची 1 सूची 2। देखिए, सोशल वर्क एंड एम्पावरिंग प्रोफेशन, आपको बता दूं ये 1992 में लाया गया था। सोशल वर्क एंड एम्पावरिंग प्रोफेशनल 1992 में बी डुवाइस एवं के मिलने के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन में यहाँ पे देखिए 1 का 4 मैच हो रहा है आपका, इसके द्वारा लाया गया था 1992 में। सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस फॉर चेंजिंग प्रोफेशन की अगर हम बात करें, ये किताब 2004 में लाई गई लीना डेनिनेल्ली के अकॉर्डिंग, 2004 में इसके अनुसार। और द फ्यूचर ऑफ सोशल, पता है ऑफ सोशल वर्क, ये इसको जानते हो 7 पिलर के नाम से जाना जाता है, समाज कार्य 7 पिलर, 7 पिलर के नाम से जाना जाता है। और जो विधिया मेथड्स टेक्निक वगैरह होती है, उसी को इसमें मेंशन किया गया। केस वर्क, ग्रुप वर्क 6, तो ये आपको पता है, ये पता है, एक टेक्निक को यहाँ पे इन्वॉल्व किया था, तो इसको समाज कार्य का 7 पिलर के नाम से भी जाना गया। तो मैं आपसे कहूँगा, ये किताब अगर याद रखना है आप लोगों को, 2012 में लाया गया था, ब्रिजमोहन का, 2012 में ब्रिजमोहन का था। ये किसका था, ब्रिजमोहन का। ब्रिजमोहन की किताब पॉवर्टी ऑफ कल्चर सोशल पॉलिसी भी थी, पॉवर्टी ऑफ कल्चर सोशल पॉलिसी भी थी, जो 2011 में लाया गया था। किसकी थी किताब ये, ब्रिजमोहन की थी। ये भी सोशल वर्क के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे क्या पता है, पॉवर्टी ऑफ कल्चर सोशल पॉलिसी 2011 में। द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल वर्क, द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल वर्क, ये जो किताब लाई गई थी, ये किताब लाई गई थी 2001 में। और ये किताब किसकी थी, फ्रेड पावेल की थी, फ्रेड पावेल की थी, याद रखिएगा, 2001 में। अब आप मैच करिए फटाफट, कौन सा ऑप्शन जा रहा है अभी, अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा ना, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट देख लेते हैं। पहले का आपका 4 हो जाएगा, बी का आपका जो हो जाएगा 1 हो जाएगा,
सी का आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डी का आपका क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 4 1 2 3, ये तो रहा ऑप्शन नंबर डी। 4 1 2 3, यही ना है, बोलिए। हाँ तो डी सही है, डी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बेसिकली स्टेटमेंट पूछा गया प्रश्न है, स्टेटमेंट। ठीक है, व्यावसायिक समाज कार्य जो कि भारत में विकसित हुआ है प्राचीन विरासत का एक रोपण है, और यह एक स्वतंत्र प्रत्यारोपण नहीं, इसने निसंदेश अन्य देशों से बहुत ही ज़्यादा स्वीकृति और अंगीकृत किया है, लेकिन इसका अपना एक शरीर और अपनी एक आत्मा है। ऐसी बात कहने वाला अगर कोई विद्वान है तो उसका नाम है पीडी कुलकर्णी। हाँ, पीडी कुलकर्णी ये बात कहा था 1979 में। अब ध्यान रखिएगा, आपको बता दूं 1979 में सोशल पॉलिसी एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया में कहा है। सोशल पॉलिसी एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया में कहा है। किसने? कुलकर्णी महोदय ने। और AR वाडिया के बारे में अभी मैंने कल या परसों वाली क्लास में बताया था, हिस्ट्री फिलोसफी एंड फील्ड ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया 1968 बताया था ना। AR वाडिया भूल गए? हिस्ट्री फिलोसफी एंड फील्ड ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया नहीं बोला था? RR सिंह की बात कर लें। RR सिंह जो हैं फील्ड वर्क इन सोशल वर्क एजुकेशन की बात किया था 1985 में। और सुगाता दास गुप्ता की बात अगर हम कर लें, टूवर्ड्स अ फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, टूवर्ड्स अ फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया 1968। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये आपका 1979 हो जाएगा। और इसका क्या नाम था? सोशल पॉलिसी एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया। सारे इन इंडिया आ रहे हैं ना, सभी लोग इन इंडिया को लेके आ रहे हैं, तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में मैंने सारे इन इंडिया के बारे में बताया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो सर RR सिंह का रिपीट कीजिए एक बार बुक का नाम। हाँ लिखिए, फील्ड वर्क इन सोशल वर्क एजुकेशन, फील्ड वर्क इन सोशल वर्क एजुकेशन 1985। देखिए, झूठी चेतना मिथ्या अंतश्चेतना पद किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया है? कार्ल मार्क्स। वेरी गुड। हाँ, कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स ने सन 1893 में ये शब्द दिया था। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में बात किया था। आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि के बारे में 1932 में बात किया था। वे जो है वेज लेबर एंड कैपिटल की बात 1849 में बात किया था। दास कैपिटल के बारे में 1867 में बात किया था। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी की बात 1847 में बात किया था। द होली फैमिली के बारे में 1852 में बात किया। 44 हैं? 44 होगा। देख लो एक बार, आप लोग सही करेक्ट करो। लगा? हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं क्या बताया आपने भाई? 1844 द होली फैमिली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप फिर से देखिए, द होली फैमिली जो है 1852 होगा। देखिए 52 का तो कोई नहीं है सर इनका। द होली फैमिली कार्ल मार्क्स। 44 ही है सर। श्योर? पे भी 44 ही है। दास कैपिटल 67 का है, जर्मन आइडियोलॉजी 32 का है। 7 का। हाँ, बाकी सब सही है। चलो अच्छा ठीक है।
ये 44 का कर है। लो। इनकी 4+ में बहुत सारी बुक्स हैं। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, करेक्ट कर लो भाई। अब एक बार रिपीट कर दीजिए, इसमें थोड़े से क्या वही तो, द होली फैमिली 1844। सर्वहारा श्रमिक था एक, पूंजीपति, सर्वहारा में श्रमिक था, पूंजीपति में मालिक था। ये शब्द पूछता है किसने दिया, तो दास कैपिटल से ही रिलेटेड है ये 1867 का, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं मैक्स वेबर के बारे में। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका क्या, कार्ल मार्क्स। एक मिनट, कार्ल मार्क्स सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा आपका। बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट कैपिटल, 12 अप्रैल 1864 में इसने बात किया था। नौकरशाह के बारे में मैक्स वेबर का ही नाम आता है। और अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ के बारे में 2004 और 5 के दौरान में मैक्स वेबर का ही नाम आता है। अरे 1904 और 1905 में चर्चा पर चर्चा मैक्स वेबर का ही नाम आता है अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ में। ठीक है, बात करते हैं आर के मार्टन के बारे में। आपको बता दो 2020 की काफ़ी ज़्यादा फेमस किताब आ साउथर्न आफ्टर लाइफ आर के मार्टन की पब्लिश की गई है। आ साउथर्न आफ्टर लाइफ, सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक संरचना की किताब आर के मार्टन की 1949 की है। और अगर हम बात करें सामाजिक संरचना एवं एनोमी की बात, आर के मार्टन की है 1938 की। हिंसा, पैटर्न, कारण, सामाजिक नीति या सार्वजनिक नीति को रिप्रेजेंट किया 1990 में आर के मार्टन ने। तो ये 4 चीज़ें जो आर के मार्टन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। निम्का 2020 की सर, आ साउथर्न आफ्टर लाइफ 2020 की है। आगबंड निमकाफ की बात अगर हम करें यहाँ पे, हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी, आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, 1948 की है पहली। और उसके बाद सोशल चेंज एक आया आगबंड का लेकर 1922 का। उसके बाद कल्चर लैग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1912 का कल्चर लैग, जिसको बोलते हैं सांस्कृतिक विलंबना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शब्द है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है निमकाफ का। सर 22 में क्या आया? सोशल चेंज किताब आई थी 1922 में, आगबन की किताब आई थी, है ना, आगबन, हाँ सर याद है। आगबन। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी नहीं है, ए ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए, कौन सा क्वेश्चन आ गया बताइए। 16। एक समूह जो औपचारिक रूप से नियत भूमिका वाले लोगों से बना हुआ है और वो संगठन की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु करता है, डैश कहलाता है। अब अगर किसी को संगठन की परिभाषा मालूम होगा कि बिखरी हुई शक्तियों को संगठन कहा जाता है, संघ कहा जाता है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा संगठन है। अच्छा, फ्लैट संगठन, ज्ञानार्जन लाइन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। हाँ सर सभी संगठन ही तो है। हाँ, केवल ये बेसिकली यहाँ पे फ्लैट संगठन वगैरह कुछ नहीं भाई, यहाँ ज्ञानार्जन भी नहीं है, लाइन संगठन नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही आपका माना जाएगा यहाँ पे। अब प्रश्न भी देख सकते हो कि वह समूह जो औपचारिक रूप से नियत भूमिका वाले समूहों से बना होता है, वे संगठन की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु करता है, तो वो संगठन ही कहलाता है। बात सही है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, डी वाला, संगठन। आगे बढ़िए। दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति बार बार संज्ञा सूचक शब्दों का, नेम कॉलिंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह, अब देखिए बात है दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर। मैं आपको बता दूं, शारीरिक रूप से जो सक्षम विद्यार्थी होगा उसको आधिपत्य प्रदर्शित करता है, ये सही है आपका। अपमानजनक होता है, ये भी बात ठीक है ना, स्वीकार होता है। देखो यहाँ दिव्यांग व्यक्ति के प्रति बार बार संज्ञा सूचक शब्द, जिसको नेम कॉलिंग का उपयोग किया जाता है,
क्योंकि स्वीकार है इसलिए उसको हम दिव्यांग व्यक्ति कहते हैं। गलत जवाब है, ये कहना उचित नहीं है, ये कहना आपके लिए उचित नहीं है। इसको काट दीजिए कि कहना ठीक समझोगे। उत्पीड़न का साधन, एक मिनट, उत्पीड़न का साधन होता है, उत्पीड़न का साधन नहीं, ये तो मान लो स्वीकार होता है भाई, लेकिन उत्पीड़न का साधन नहीं हो सकता है ना। नहीं सर, ये सही तो लिखा है सर, स्वीकार तो नहीं कर सकते हैं, ये जो गलत बातें बोल रहे हैं उनको थोड़ी स्वीकार कर सकते हैं, पर ये उत्पीड़न तो करता है ना, उत्पीड़न का साधन है ये, उनको तकलीफ पहुंचाता है कि नहीं? क्योंकि यह उत्पीड़न का साधन होता है। ये नईम कॉलेज जो है वो उनको ये तो ऑप्शन तकलीफ गलत देता है, है बाकी ना, सब सही है। एबीडी हो जाएगा। एबीडी हो जाएगा। उत्पीड़न का साधन है कि नहीं ये बताओ आप, अच्छा अच्छा, होगा ना? किसी को गलत बोलेंगे तो सर उसको तो बुरा लगेगा ना, वो बिल्कुल। एक्सेप्ट थोड़ी ना करेगा। ठीक 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 ठीक, शाबाश, समझ गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बी डी, देखो कहाँ पे है ऑप्शन ए बी डी। ये नहीं है। आई में, अच्छा पहला वाला ही सही, पहला वाला ही सही, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़िए। वस्तु विषय वस्तु विश्लेषण निम्नलिखित में से किसकी विधि मानी गई है? जब विश्लेषण किसकी विधि है तो भाई संग्रहण की विधि है कि विश्लेषण की है कि प्रयोग? देखो प्रयोग तो नहीं होगा भाई, प्रयोगात्मक अनुसंधान नो तो नो, नहीं। गलत है, ये गलत है। प्रयोगात्मक अनुसंधान का थोड़ी ना है, ये तो डेटा आप विषय वस्तु को आप विश्लेषित कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस आंकड़ों का किस, विश्लेषण सर। हाँ आंकड़ों का विश्लेषण ही होगा यहाँ पे करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर पहला वाला। सर्वेक्षण विकल्प भी नहीं, सर्वे डिज़ाइन भी नहीं है। आपका जो डेटा कलेक्शन होता है, डेटा कलेक्शन एक स्टेप है, उसके बाद डेटा विश्लेषण किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका आंकड़ों का विश्लेषण ही विषय वस्तु विश्लेषण की एक विधि मानी गई है, तो आंकड़ा जब आएगा तो विषय वस्तु से ही संबंधित होगा, चाहे जिस डेटा में ले रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आपका रहेगा यहाँ पर करेक्ट। ये बहुत सरल प्रश्न था 2021 का। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर, अब बताइए कौन सा क्वेश्चन आया? 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो देखिए, मौखिक इतिहास की बात करें तो मौखिक इतिहास लोगों के ज्ञान की बात करता है। किसकी बात करेगा? लोगों की ज्ञान की बात करता है मौखिक इतिहास। सर्वेक्षण किसकी बात करता है? मात्रात्मक की बात करता है। प्रतिचयन का मतलब सैंपल होता है, तो समय के प्रतिनिधि की बात करता है। केस अध्ययन का मतलब क्या होता है? केस अध्ययन मतलब केस हिस्ट्री होता है, इसका मतलब होता है किसी इकाई का गहन अध्ययन करना, किसी इकाई का गहन अध्ययन करना होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब, सबसे सरल प्रश्न है ना। बात करिए क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। 20 आपके सामने कि सामाजिक क्रिया समाज कार्य की केवल एक विधि नहीं बल्कि अभिभाव दर्शन भी है। तो मैं आपको बता दूं CSR है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेटमेंट है, CSR जी। देसाई, वेरी गुड, ओवरराइडिंग फिलोसफी, सही जवाब AS देसाई, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। सामाजिक क्रिया समाज कार्य की केवल एक ही विधि नहीं है बल्कि इसका अभिभावी दर्शन है। और ये बात अगर मैं सामाजिक क्रिया की बात कर रहा हूँ, सोशल एक्शन की बात कर रहा हूँ, और ये CSR को रिप्रेजेंट करते हुए समाज कार्य में केवल एक ही विधि नहीं है, वो अभिभाव दर्शन भी है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा AS देसाई। देखो, नीति में आते हैं कुलकर्णी महोदय, सिद्दीकी आते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, RR सिंह आते हैं सामाजिक क्रिया में, लेकिन ये आते हैं कहाँ पे? जब प्रारूप आता है। बचा परिभाषा, तो बच गया कौन? AS देसाई। बस सिंपल सी बात थी, ऑप्शन नंबर यही लग जाता आपका। HY सिद्दीकी जो है ग्रुप वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस 2008 में लिखा था, मालूम है आपको? 2008 में आया था ये ग्रुप वर्क को लेकर सिद्दीकी का। और बाकी इसने सामाजिक विकास के भारतीय महाद्वीप बताए हैं, और बताओ कौन कौन से? भारत, पाक, बांग्लादेश। भारत, पाक, बांग्लादेश, ये किताब है इसकी। रिपीट करिए। देश सिद्दीकी सर कम्युनिटी वर्क में भी आएंगे क्या? सिद्दीकी बिल्कुल, उसने प्रारूप दिया है कम्युनिटी वर्क जो है ऑर्गेनाइजेशन का। हाँ, 2008 में आपको बता दूं, सोशल ग्रुप थ्योरी एंड प्रैक्टिस 2008 में सिद्दीकी ने लिखा। सामाजिक विकास में भारतीय महाद्वीप, सामाजिक विकास में सोशल डेवलपमेंट में जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात किया था। कौन कौन से? इंडिया, पाक और बांग्लादेश। 2004 में ये किताब लाई गई थी, बुक आई है ये। सोशल वर्क ह्यूमन रिलेशन की बात 2015 में हुआ था,
और ये सिद्दीकी की किताब है। बाकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रारूप है वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा सभी, उसी का है। कुलकर्णी के बारे में मैंने भी आपको पढ़ाया है। कुलकर्णी एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया 1979 में चर्चा हुई थी, 1979 में, है ना। और आर सिंह के बारे में ध्यान रखिए, फील्ड वर्क इन सोशल वर्क एजुकेशन, फील्ड वर्क इन सोशल वर्क एजुकेशन 1985 में हुई थी आर सिंह के बारे में। और कौन बच गया? हो गया सारा। ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उक्त अधिनियम में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? सभी के लिए खाद्य वितरण है क्या भाई? नहीं सर, जब 60 बाकी से, सब हो गए। हाँ, इसमें तो लक्ष्य था सर। क्योंकि पात्र की बात कर रहे हैं चारों में, केवल इसमें सभी के लिए नहीं। सभी के लिए नहीं है ये बात सत्य है ना। अभी मैंने बताया 67 के लेकर, ठीक है। अभी मैं उसकी अभी आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसमें देख लेना आप लोग इसके बारे में, ठीक है। अभी पीडीएफ भेज रहा हूँ इसकी, तो आप देख लेना, तो ये आपका सही हो जाएगा। पात्र परिवारों की पहचान करना, बिल्कुल सही है। पात्र परिवारों के राशन कार्ड जारी करना, सही है। उचित मूल्य वाले राशन की दुकान और वही चीज़ें हैं, FPS के माध्यम से जो है पात्र परिवारों के खाद्य का वितरण करना, बिल्कुल सही है। उचित मूल्य वाले राशन की दुकानों और डीलरों के लाइसेंस जारी करना, उसका निगरानी करना। BCDE कहाँ पे है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत सरल प्रश्न था ये, क्योंकि इस पर हमने अभी चर्चा किया था। 2 प्रश्न आ गए थे इससे, देखिए 2021 में। देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न है माध्य विचलन की विशेषताओं के बारे में बताना है। रिसर्च का क्वेश्चन अभी आपने पहला देखा है, दूसरा देखा है। अभी आपने एक देखा था आंकड़ा का विश्लेषण वाला ना, और ये दूसरा प्रश्न देख रहे हैं रिसर्च का। 2021 में दूसरा प्रश्न है रिसर्च का, और क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? कौन सा? 22। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें माध्य विचलन की विशेषता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आप जरा मुझे बताइए कि माध्य विचलन मानक विचलन की तुलना में चरम पदों के मान द्वारा कम प्रभावित होता है। 22 का बिल्कुल, कि जो माध्य विचलन होगा, माध्य मतलब होता मीन डिवीजन, मीन डिवीजन जो होगा स्टैंडर्ड डिवीजन की तुलना में, कंपेयर में माध्य विचलन मानक जो स्टैंडर्ड डिवीजन है उसकी तुलना में चरम पदों के मान को कम प्रभावित करता है। बिल्कुल बात सही है, एवरेज कम प्रभावित करता है जितना स्टैंडर्ड डिवीजन करता है, ठीक है। तो ये सही जवाब है आपका, ये कहीं सही स्टेटमेंट है। माध्य विचलन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो माध्य विचलन और आगे बीज गणितीय उपचार में करते हैं हम प्रयोग। स्टैंडर्ड डिवीजन में अगर हम बात करते हैं मीन विचलन का, और आगे बीज गणित में उपचार नहीं किया जा सकता, किया जाता है। बिल्कुल गलत जवाब है ये, काट दीजिए इसको। समाजशास्त्रीय अध्ययन में इसका बहुत कम उपयोग होता है। समाजशास्त्रीय में अध्ययन होता है क्योंकि स्टैटिक्स डाला गया है, इसलिए अध्ययन होता है, इसलिए इसको काट दीजिए इसको, है ना। क्यों सोशल वर्क में दे दिया, उनको में भी है। आपको बताओ सोशोलॉजी जब आप पढ़ोगे कभी, किसी किताब उठा के पढ़ना, उसमें देखो आपको मिलेगा स्टैटिक्स, डिवीजन वगैरह मिलेगा उसमें, कार्ल पियर्सन साथ संबंध मिलेगा, सब कुछ उसमें, है ना। और डी वाला देखिए, इसी विधि में मदों के विचलन के लेते समय बीजगणित चिन्हों को ध्यान नहीं देता। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे मानक विचलन में देखिए जरा, यहाँ पे हम अंतर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है कि उसकी विशेषता बताइए, तो उसकी विशेषता में माध्य विचलन की क्या होती है, हम चिन्हों को ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बीजगणित चिन्हों के लेकर, है ना। अब यहाँ चिन्ह का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि 2 - 4, मेरे बात कहने का मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आगे प्लस है ना, ये आगे प्लस है, और यहाँ पे जो है प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो माइनस में 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ी संख्या के सामने जो है माइनस लगा, इसलिए माइनस का आगे हम चिन्ह लगा देते हैं -2। तो मेरा कहने का मतलब ये रहा कि जब हम इस तरीके से डिवीज़न वगैरह निकालते हैं, मैंने माध्य विचलन वगैरह अंक गणित में, सॉरी बीज अलजेब्रा में, बीज गणित में चिन्हों का ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा कहा जाता है स्टैटिक्स में। तो यहाँ पे हम उसको अंतर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंतर। तो हम -2 नहीं कहेंगे, हम केवल 2 कहेंगे, बस अंतर 2 का है। हमने ये चिन्ह है, अगर आप बीजगणित जब लगाएंगे अलजेब्रा, तो वहाँ पे आप चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना इस तरीके से कि भाई ये बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, लेकिन हम इस तरीके से उसमें नहीं, हम इसमें सीधा अंतर कर लेते हैं। भाई मान लीजिए 10
नापना होता है ना, तो हाँ। हम तो 2 का गैप देखते बस बस वही अंतर निकालते हैं। तो ये जैसे 10 में से 15 जाएगा नहीं तो हम सीधा बोल देंगे 5 आया है। 10 में से 15 जाएगा तो भाई मतलब 15-10 का अंतर कितना है, 5 का अंतर, हम ऐसे बोलेंगे। अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आएगा। तो ये बीजगणितीय मेथड हो जाता है, लेकिन ऐसा हम यूज नहीं करते। ऑप्शन डी आपका सही है, पहला सही है और डी वाला सही है ना, याद रखिएगा। हैं। एडी। हाँ, ए डी ऑप्शन नंबर पहला है सही। जी लास्ट क्वेश्चन का आंसर और बताना। आवाज़ साफ नहीं आ रही, थोड़ा सा तेज बोले। लास्ट क्वेश्चन का आंसर हाँ बताया तो डी, इससे पहले वाला क्वेश्चन ये वाला। एक मिनट, इसका सही जवाब होगा, देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार आप जल्दी से। खाद्य सुरक्षा वाला है, सी करेक्ट जवाब होगा आपका, सी। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। 23 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फ्रांस फेनन की है? फ्रांस फेनन की, देखिए फ्रांस फेनन की किताब का नाम बताऊं, पृथ्वी की धड़कन, रिचर्ड ऑफ द अर्थ। ए वाला है। हाँ 1961 में आई थी ये। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, वाइट हाँ 1952 में आई थी। हाँ लूथर किंग की है। नहीं, फ्रांस फेनन की है। फेनन की है। और का जो है कॉन्सर्निंग जो है वायलेंस की बात करता है। इसका मतलब होता है कि हिंसा के विषय में जो है साम्राज्यवाद 2008 की है। एक किताब इसकी और याद रखिए, द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस है, ब्लैक मैन नहीं, गलत जवाब यहाँ पे। द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस है, वो किताब का नाम है 1952 में। तो यहाँ पे हमें क्रम नहीं लगाना था, हमें पहचानना था केवल, है ना, है कि नहीं? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये सारी किताब है। ये किताब का नाम भी याद रखिए, द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस, ठीक है, याद रखिएगा 1952 की। ऑप्शन बता दो, ऑप्शन बताओ, ए बी सी कहाँ है? सी में था। हाँ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। जी सर। 24 बताइए। देखिए आर के मर्टन विचलन में है। हाँ थ्योरी ऑफ डिविजन्स कब दिया था? 1975 में। कब? सर एक बार दिखा, हाँ। सर वैसे दिखाना जरा ऊपर एक बार please। क्या दिखाऊं? उसका आंसर दिखा मुझे। अरे क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या आप लोग हैं? नहीं सर, फिर ई नहीं है। देखो यहाँ आर के मर्टन का देखो, आर के मर्टन यहाँ पे अगर बात करते हैं आर के मर्टन में, तो थ्योरी ऑफ डिविजन्स कब आया था ये? 1975। वेरी गुड। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं एवरेस्ट एसली के बारे में, थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। हाँ तो ये प्रवासन का सिद्धांत 1996 इस्माइल दुर्खिम आत्महत्या सुसाइड थ्योरी 1897 वेरी गुड। मैक्स वेबर अस्तरीकरण, स्त्रीकरण। हाँ थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन 1970। अब बताओ ऑप्शन। डी सर, डी बी आएगा, बी। डी आएगा सर। हाँ सर। बी है। बी है, ओके। ये इससे मैच हुआ है ना? पेपर 4 तो पेपर 3 नहीं है। एक मिनट, आप लोगों ने गलती किया है। मर्टन का क्या है भाई? थ्योरी ऑफ डिविजन्स, विचलन का सिद्धांत 1975 में। प्रवसन का सिद्धांत एवरेस्ट ली क्या है? 1996 में। अब ये सही हुआ ना, ऊपर नीचे हो गया था ना, अब ठीक हुआ? बोलो हाँ सर। अब बताओ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, लास्ट क्वेश्चन कर लो ना आज का, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कोटि सहसंबंध की गणना करने के लिए सूत्र दिया था? स्पीयरमैन, वेरी गुड। स्पीयरमैन ने रैंक कोरिलेशन दिया था। कब रैंक कोरिलेशन दिया था? 1904 में। कोटि सहसंबंध 1904 में दिया था, है ना। और कार्ल पियर्सन की बात करें तो सहसंबंध विकसित किया था कब? 1985 में विकसित किया था। क्या किया था? ये विकसित किया था, ठीक है।
और फिर गैरेट की अगर हम बात करते हैं तो गैरेट ने संबंध और रेखीय प्रतिगमन की सांख्यिकी तकनीकी का संस्थापक माना गया। संस्थापक किसका माना गया? ये सहसंबंध का और रेखीय का प्रतिगमन, रेखीय प्रतिगमन। कब आया था ये संस्थापक, कब माना गया था गैरेट का? चलो छोड़ो इसको, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। सर इनका पूरा नाम क्या है? सुमेरी गैरेट ऐसा कुछ है? नहीं, फ्रांसिस गैरेट है वही है, फ्रांसिस गाल्टन ही गैरेट है, ठीक है, वही है। यूल्स गैरेट की बात करें, गुणांक एसोसिएशन की ताकत और दिशा को मापता है, ये मापन दिया था ये किसका? गुणांक एसोसिएशन। लिखते रहिएगा आप सभी लोग, अभी मैं इसी तरीके की पीडीएफ आपको भेजता हूं ना। एसोसिएशन की ताकत, और एक क्या था उसका? दिशा मापता है ये, और ये 1912 में दिया था, 1912 में यूल्स का जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी वाला, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, बताइए कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही गए 25 में?